Zero Academy. पानी से भरे डैम के किनारों पर घूमना हर किसी को पसंद होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो। आपने देखा होगा वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे में हवा भरकर बिना बांधे उसे छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि वो गुब्बारा हवा में तो कुछ देर के लिए उड़ता है, उसके बाद वो वापस नीचे गिर जाता है। ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है देखना और फील करना, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइंस पता है कि हमेशा एक डैम जो है, एक बांध जो है, वो हमेशा ऊंचाइयों पर ही क्यों बनाया जाता है? वो बलून या वो गुब्बारा हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है, तो वो हवा में किस एनर्जी के कारण ऊपर उड़ता है? आप बोलेंगे हवा के कारण। सिर्फ हवा के कारण नहीं, उसके पीछे एनर्जी क्या होता है? एक सिंपल सा लकड़ी और रस्सी से बना हुआ धनुष किसी तीर को एग्जैक्ट निशाने पर किस एनर्जी के कारण पहुंचा पाता है? या हम ये कहें कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा कौन सा एनर्जी पोजेस करता है, मीन्स उसमें कौन सा एनर्जी विद्यमान है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्वागत है आप सबका। आज हम कवर करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। हम बात कर रहे हैं एक यांत्रिक ऊर्जा की, और यांत्रिक ऊर्जा की बात आती है तो हमेशा दो टर्म्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहला मोशन और दूसरा जिसमें गति करने की क्षमता हो। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बॉडी, ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें गति हो तथा वो गति करने के लिए एबल हो, मीन्स वो गति करने की क्षमता रखता हो। तुरंत नहीं कर रहा है लेकिन वो गति कर सकता है, या फिर जो ऑलरेडी मोशन में है, जो गति कर रहा है, ऐसी वस्तु में होता है मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये बात को समझना होगा कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। उसके लिए दो टर्म आपको ध्यान पे रखने हैं कि जिसमें गति हो या फिर जो गति करने के काबिल हो, तो उसमें होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। ध्यान में रखने वाली बात और बहुत इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और पहला है इसका पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, पहला पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम टाइप आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार कौन से हैं, या फिर इनमें से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा है या नहीं है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन बहुत सारे होंगे, जैसे कि आपका केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, पर आपको ध्यान पे रखना है कि केवल और केवल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? हम डील करेंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा के किसे कहते हैं। जैसा कि उसके नाम पे दिखा है, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा। नाम से समझ में आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा। जब ऐसा कंडीशन होगा उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा चीज हम देखते हैं गतिज ऊर्जा, मीन्स गति के कारण जब ऊर्जा हो रहा होगा उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने बात किया था मैकेनिकल एनर्जी दो चीजें से बनता है, एक जो मोशन में हो और दूसरा विच आर एबल टू मूव, मतलब एक ऐसा कंडीशन जो अभी तो स्थिर है लेकिन मूव कर सकता है। तो स्थिर है जो मूव कर सकता है, तो वो टाइप बनता है पोटेंशियल एनर्जी का, और जो मोशन में ऑलरेडी है वो टाइप बनता है इसका काइनेटिक एनर्जी का। बात याद रहेगा आपको, मैकेनिकल एनर्जी दो चीज़ों से होता है, दो कंडीशन आपको पता है, एक मोशन और एक स्थिर कंडीशन में जो मूव कर सकता है। क्लियर बात है? डील करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का बाय डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा क्या है? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो हमेशा ध्यान पे रखना है वो क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। जब पोजिशन की बात करेगा, स्थिति की बात करेगा, तो वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन
जब गति की बात करेगा तो वो होगा आपका गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? दो चीजें, स्थिर अवस्था पोटेंशियल एनर्जी, गतिज या मोशन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन के कारण होता है। पोजीशन के कारण होने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु धरती की सतह जो होगा, यह हम मान लेते हैं यह है पृथ्वी की सतह। क्लियर? यह है हमारा पृथ्वी की सतह, मतलब जहां पे हम लोग सब रहते हैं, जिस जगह पे हम सब रहते हैं, चलते फिरते हैं, ये जो सतह होता है, इससे यदि इस सतह से यदि किसी भी ऊंचाई h पर यदि कोई बॉडी रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। हमने बात किया था यहाँ पे उसके पोजीशन के कारण होता है, लेकिन पोजीशन भी कैसा, किस तरीके से, हम सरफेस को हम बेस मान रहे हैं और उससे यदि किसी भी ऊंचाई पर, चाहे वो 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 1000 मीटर हो, चाहे वो 2 सेंटीमीटर ऊपर हो, जितना भी हो, अगर वो इससे ऊपर है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे कि हम बात करें कि इस धरती पर, इस जमीन पर मान लीजिए एक टेबल रखा हुआ है और इस टेबल के ऊपर आपकी कॉपी किताब रखा हुआ है, जो भी आपके बुक रखे हुए हैं, तो ये h हाइट पर है, मान लीजिए 10 मीटर पर है, तो यहाँ पर कोई एनर्जी विद्यमान होगा और वो एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट पे उसको लिखते हैं PE। क्लियर बात है? या हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक पेड़ है, उस पर एक रस्सी लटका हुआ है जिसमें एक बंदर चढ़ा हुआ है। क्लियर? तो ये भी तो धरती से ऊपर है, जमीन से ऊपर है, ये भी मान लीजिए h1 हाइट पर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये टहनी जो ऊपर में लटका हुआ है, ये भी एक ऊंचाई पर है, इसका मतलब इस पर भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। या फिर हम बात करें कि एक डैम जो हम बात कर रहे थे, वो डैम जो है, ये जो नॉर्मल सतह होता है और इस सतह से यदि डैम ऊपर में बनाया गया है, ऊपर में है पानी, इसका मतलब इस पानी में भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताया ये इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी यदि कॉइल की बात करता है, कॉइल स्प्रिंग जो होता है, इसकी यदि बात करें तो उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे कि स्प्रिंग का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सिंपल जो इसके एग्जाम्पल के तौर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई यदि घड़ी दिया जाता है, घड़ी में जो चाबी लगाने का जो होता है उसको चलाने के लिए, हालांकि आजकल तो सारा बैटरी सिस्टम है, लेकिन जो पहले जो होता था, ये जो चाबी जो भरते थे इसका, उसको चलाने के लिए, तो वो होता क्या था, इस चाबी को घुमाने से उसके अंदर का जो स्प्रिंग होता था, इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भर जाता था। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वही इस घड़ी की कांटा को, इसके सुइयों को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाता था, घड़ी की सुइयां चलना बंद हो जाती थी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि घड़ी में कौन सा एनर्जी विद्यमान होता है या उसके स्प्रिंग पर कौन सा एनर्जी विद्यमान होता है, तो आपका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ साथ हमने बात किया कि एक धनुष जो होता है, जो धनुष जो होगा, जो सिंपल एक लकड़ी जो रहेगा और उस लकड़ी में एक रस्सी इस तरीके से लगा दिया जाता है जिसमें आपका एक तीर लगाकर उसके निशाने पर पहुंचाया जाता है। ये जो रस्सी जो होता है, जब इसको स्ट्रेच करते हैं, जब हम आगे की ओर ऐसा खींचते हैं, जब ये स्ट्रेचिंग पोजीशन, ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन था, जब इसको उसके इनिशियल पोजीशन से जब खसका दिया जाता है, आगे की ओर स्ट्रेच किया जाता है, तब इसमें एनर्जी आता है। और किसके कारण हुआ, इसके पोजीशन के कारण। पहले ऐसा था, अब यहाँ पर हो गया, ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन था मान लीजिए P1, अब यह हो गया इसका पोजीशन P2। तो इस पोजीशन के कारण, इस पोजीशन में चेंजेस, इस स्थिति में चेंजेस होने के कारण इसमें एक एनर्जी आ जाता है, एक ऊर्जा आ जाता है, और वो ऊर्जा कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी विद्यमान होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो है कुछ पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल जो आपको ध्यान पे रखने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में हम लिखेंगे P इंटू ई। PE इज इक्वल्स टू होता है दिस मच इज इक्वल्स टू mgh। फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है
mgh, ये वही वाले हैं mgh, मसाले सच वाले, ठीक है। mgh, m का मतलब होता है यहाँ पर मास, जिसको आप कहते हैं द्रव्यमान। दूसरा क्या है यहाँ पर g, जी आपको पता है कि ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरा h फॉर हाइट, ये है उसकी ऊंचाई। तो ये तीन चीजें हैं जिस पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। क्या क्या है, पहला मास या द्रव्यमान पर, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण, और तीसरा उसकी ऊंचाई पर। अब आप ध्यान देंगे ये जो जी जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण, ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो फिक्स वैल्यू है, जिसको कहीं कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगभग इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। क्लियर। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो मुख्यतः देखा जाए तो वो किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, एक द्रव्यमान पर और एक उसकी ऊंचाई पर। अब यदि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मैं इस पेन की बात करता हूं, तो ये पेन मान लीजिए 5 ग्राम है, फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम है। अब इसमें मुझे पोटेंशियल एनर्जी यदि ज़्यादा चाहिए तो भाई इसका वजन तो उतना ही है, 5 ग्राम का 5 ग्राम है, तो ये भी फिक्स हो गया, जी का वैल्यू भी फिक्स है। यदि ये दोनों फिक्स हो गए तो मैं चेंज किसको कर सकता हूँ, सिर्फ इसकी ऊंचाई को। तो जब मैं इसकी चाहूँ तो इसको नीचे में रख सकता हूँ या इसको और उठा सकता हूँ, जितना चाहे ऊपर की ओर उठाऊंगा उतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिलता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊंचाई के, समानुपातिक तौर पे बढ़ता है उसकी ऊंचाई के साथ। मतलब जितना ज़्यादा हम उसका ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो बात समझ में आ रही है। इसीलिए जो बांध जो होता है उसको हम बहुत ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतनी ज़्यादा ऊंचाई पे बनाने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये हमारी जो सतह है जहाँ हम रहते हैं, तो इससे हम इसको कोशिश करेंगे कि ये ऊपर की ओर बने और यहाँ पर बने एक डैम। तो ये जितना ज़्यादा इसका ऊंचाई जो होगा, क्योंकि पानी जो होगा इसमें जितना मात्रा में जो आता है, यहाँ पे जो पानी भरा जाएगा उसका भी एक मास होगा। क्लियर है। ये ऊंचाई h और इसमें लगने वाला वैल्यू होता है g। g का वैल्यू तो फिक्स होगा, मास जितना पानी भरा है वो भी फिक्स होगा। तो हम कोशिश क्या कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई को बढ़ा के रखें, ताकि यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, अब यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी हमें ज़्यादा क्यों चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा चाहिए इसलिए हमने हाइट पे रखा, ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमें ज़्यादा क्यों चाहिए, इस चीज़ को समझने के लिए, या फिर इसके केस में यहाँ पे इसको स्ट्रेच जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमें चाहिए होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों चाहिए, या फिर घड़ी के स्प्रिंग में हम ये जो चाबी जो भरते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी विद्यमान होता है। तो इन सब जगहों पे पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए क्यों, इस चीज़ के लिए, या इसका जवाब है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमें क्यों होता है, क्योंकि हमको वहां से मिलता है काइनेटिक एनर्जी। अब वो कैसे काम करता है आगे देखते हैं। आपको समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो उसके मोशन के कारण होता है, ये बात क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन के कारण होता है, जब भी उसमें गति होगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब हम बात करें कि मान लीजिए एक इंसान दौड़ रहा है, जो इस ओर दौड़ रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक कार है वो आगे की ओर जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही है। जब भी कोई चीज मोशन में होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। और मैथमेटिकली हम इसको देखें, जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा, दिस मच इज इक्वल्स टू mgh, तो वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का यदि मैं शॉर्ट में के ई लिखूं, काइनेटिक का के और एनर्जी का ई, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ mv²। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 मास या फिर द्रव्यमान का गुणा करते हैं उसके वेग के वर्ग के साथ। m फॉर यहाँ पर है मास या फिर द्रव्यमान, और v फॉर वेलोसिटी, जिसे आप वेग कहते हैं, और यह है इसका द्रव्यमान। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किन दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, पहला उसके मास पर और दूसरा उस पर विद्यमान वेग पर। क्लियर बात है। यहां पर जी वाली बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई दौड़ेगा वो हवा पे तो नहीं दौड़ेगा,
नॉर्मल चीज़ें, हवा में दौड़ने वाली चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम हर वो उस बॉडी हर वो उस वस्तु की बात कर रहे हैं जिसमें गति होता है। क्लियर है? जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए एक फैन, पंखा जो होता है आपके घर में, जो पंखा जो लगा होता है, ये क्या है, ये रोटेट करता है, घूमता है। यहाँ पर भी एनर्जी होता है, जब ये घूम रहा होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, ये ऊपर में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको काइनेटिक एनर्जी कोई और चीज़ प्रोवाइड करता है। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगा, जहाँ पर गति होगा। इसका फॉर्मूला क्या बना, हाफ ऑफ mv²। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हुआ mgh, काइनेटिक एनर्जी हुआ mv²। इन दोनों की इकाई, क्योंकि दोनों हमारा ऊर्जा है, एनर्जी है, और एनर्जी का इकाई जो होता है वो होता है आपका जूल। क्लियर बात है, जिसको कैपिटल जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इसका mks सिस्टम पे या फिर SI सिस्टम पे यूनिट क्या होता है इसका, जूल। और इसी को CGS सिस्टम पे यदि लिया जाता है तो ये होता है आपका अर्ग। इसके साथ साथ इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो 10⁷ अर्ग इज इक्वल्स टू होता है 1 जूल। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें हमने जब एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है आपका। फिर भी ध्यान रखेंगे, कभी भी एनर्जी की बात करें यूनिट क्या होगा, जूल। SI सिस्टम पे, CGS पे बोलेगा तो अर्ग, और 10�7 अर्ग बराबर होता है 1 जूल। बात क्लियर होगा आपका। इसके साथ साथ चाहे आप कार्य की बात करें, आप ऊर्जा की बात करें, इन सब जगहों पे यूनिट जो रहता है वो सेम होता है। क्लियर? सो आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता चल गया और वो होता है हाफ ऑफ mv²। आपको जैसे कि पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने पहले ही कवर किया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत ये होता है कि एनर्जी जो होता है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब ऊर्जा जो है सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। मतलब हम बात करें एनर्जी 1, वो चेंज होगा एनर्जी 2 पे, वो चेंज होगा एनर्जी 3 पे, हो सकता है घूम फिर के वो आ जाए एनर्जी 4 पे, और ये एनर्जी 4 वापस एनर्जी 1 पे। जो भी हो, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज हो रहा होता है, ना ही एनर्जी इस यूनिवर्स में क्रिएट किया जाता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम, ये बात आप जानते हैं। तो इसी के तहत मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, अब हमें ये समझ में आ गया, मैकेनिकल एनर्जी को मैं ME लिखूंगा। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी पे एक गति वाला होता है और एक स्थिर वाला होता है जो कभी गति कर सकता है। क्लियर बात है? इन दोनों का योग जो होगा वही होता है मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। क्लियर बात है आपको? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं ये कह दूं, यदि मैं ये कह दूं कि मैकेनिकल एनर्जी यदि ये कांस्टेंट है, यदि ये फिक्स है, तब की कंडीशन पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ट्रांसफर कर दो, ये अगर फिक्स है आप इसको पक्षांतर कर दो, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन इस कंसिडरेशन के लिए एक बात आपको ध्यान पे रखना है, और वो है फ्रिक्शन। घर्षण यदि लगभग जीरो है, नेग्लिजिबल है, या हम ये मान लें कि वहां पर घर्षण नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तब की कंडीशन में हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बात सही है? ये बात सही है? आपको समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है कब, जब हम एयर फ्रिक्शन या किसी भी तरीके के फ्रिक्शन को यदि हम लगभग जीरो मान लें, नेग्लिजिबल मान लें, तब की कंडीशन में ऐसा होगा। क्लियर बात है? तो इससे फायदा क्या मिलता है हमको? जैसे कि हम बात कर रहे थे डेम का, आपको पता है हमने डेम के बारे में बात किया कि ये हम उसको ऊंचाई h पे रखते हैं, और इससे फायदा क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी विद्यमान होगा और वो हो जाएगा mgh के बराबर। अब आपको पता है कि इसमें ये जो डैम है यहाँ से पानी नीचे निकाला जाता है, पानी पाइप के द्वारा नीचे लाया जाता है, और इसमें हम लगा देते हैं टरबाइन। क्लियर है? और ये टरबाइन, ये पानी जो इसमें आके इस टरबाइन के ब्लेड पर पड़ता है, तो उसके कारण ये रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है, और ये रोटेट करता है, इसके शाफ्ट से जनरेट होता है, बंधा होता है जनरेटर। तो जब ये टरबाइन घूमता है तो ये जनरेटर घूमता है, और जब ये जनरेटर घूमता है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, एसी करंट हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, करंट की प्राप्ति करना, करंट बिजली जनरेट करना।
बिजली जनरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, जनरेटर को घुमाना। जनरेटर को कैसे घुमाएं, तो टरबाइन लगाते हैं ताकि टरबाइन से घुमा सकें। अब टरबाइन को इतनी स्पीड से हम अपने हाथ से तो घुमा नहीं सकते, तो क्या करें, हम चाहते हैं कि उसको पानी से घुमा दें। तो इसलिए हम इसको ऊपर में बांध को रखते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, ये तो है mv², मतलब मास ऑफ वाटर जो है वो छोड़ दे तो उसके बाद वो किस पे निर्भर कर रहा है, वेग पर। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक होगा, और काइनेटिक ज़्यादा है इसका कहने का मतलब क्या है, उतना ही ज़्यादा उसका वेग होगा, उसका वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो वेग ज़्यादा होगा तो ये टरबाइन उतने ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, और टरबाइन जब ज़्यादा घूमेगा तो जनरेटर ज़्यादा घूमेगा, तो करंट ज़्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो हर वो सिचुएशन जो मैंने अभी आपसे बात किया था, इससे पहले पोटेंशियल के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल में दिया कि हमने बात किया जैसे कि तीर धनुष की बात किया, वहाँ पे वो स्ट्रेस इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यदि उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, मान लीजिए इस धनुष की मैं बात करूं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम स्ट्रेच करते हैं तो इसमें जितना उतना ज़्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही तो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी के बराबर कहने का मतलब उसका वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें यदि जितना ज़्यादा दूर तक इस तीर को भेजना है, इसका मतलब हमें वहाँ पर वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा चाहिए। वेलोसिटी ज़्यादा कैसे मिलेगा, जब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। उम्मीद है आपको सारा सिचुएशन समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले हमने किस तरीके से जो डील किया। तो मैंने एक बात किया था फेन का, फेन वाली कंडीशंस पे हमने देखा था कि मैंने कहा था कि ये इसको घुमाने के लिए, इसको गोल घुमाने के लिए, घूम रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इसको घुमाने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको अलग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है, जो आप करंट सप्लाई जो देते हो यहाँ इसके मोटर को, और वो मोटर फिर इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें रोटेशन आ गया। रोटेशन आया मतलब काइनेटिक एनर्जी आया, घूमने लगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे भी है इसका मतलब वो कौन सा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। ये दोनों टर्म को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि रनिंग फैन है यदि मूविंग फैन है तो उसमें कौन सा एनर्जी है। आपको पता है घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है, अगर मैकेनिकल दिया है तो ये भी सही है। ऐसा नहीं कि केवल काइनेटिक ही होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है, इसलिए अगर ऑप्शन आपको मैकेनिकल देता है तो आपको आंसर मैकेनिकल कंसिडर करना होगा। बात समझ में आ रही है। दो फॉर्मूले हमने देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv²। क्लियर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, अब वो थोड़े से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक गोली का भार 50 ग्राम है। ये भार दिया हुआ है, मतलब ये डायरेक्टली हमारा है m। वह 100 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है, इसका मतलब क्या है, ये उसका वेलोसिटी है। ये यूनिट से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो वेलोसिटी है। तो गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्लियरली आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है 1/2 mv²। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कभी भी वैल्यू पुटअप करने के लिए, जैसे कि इसमें हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला हमें पता है 1/2, m की जगह रख देंगे 50, वेलोसिटी की जगह पर रख देंगे 100 का वर्ग, बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये से 25 हो जाएगा, और 25 के साथ 4 बार 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, हमारा आंसर ये नहीं होगा। ऐसा क्यों, इसका कारण ये है, आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि किसका यूनिट क्या है, कौन सा इकाई दिया हुआ है। आपका मास जो दिया हुआ है वो दिया है 50 ग्राम। ग्राम जो होता है वो है आपका सीजीएस सिस्टम, आपको पता है, आपने ये यूनिट कवर किया हुआ है। तो ग्राम सीजीएस सिस्टम में है, तो इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एमके सिस्टम पे। एमके सिस्टम में यूनिट मास या द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम आपको पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, 1 kg। क्लियर है। तो इसलिए हमको इसको एमकेस में चेंज करने के लिए 50 ग्राम को भाग देना पड़ेगा 1000 से। क्लियर है। तो ये ग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा हमारा किलोग्राम में। तो ये तो कन्वर्जन हो गया, आप 50 से 50 यहाँ से काट दिए, 5 से इसको कर दिए, ये हो गया 1 आपका 20 kg। ये कुछ इस तरीके से। उसके साथ साथ आपको पता है कि देखिए वेलोसिटी किस में दिया हुआ है, 100 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड एमके सिस्टम है,
एसआई सिस्टम है, तो इसमें हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, या तो दोनों एमकेएस में हो या तो दोनों सीजीएस में हो। तो या तो हम इसको चेंज कर लेते या तो हम मास को चेंज कर लेते। क्लियर बात है। तो हमने मास को चेंज किया क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर एसआई सिस्टम पे हो। अगर आपको क्वेश्चन का ऑप्शन सीजीएस में दिया है तो आपको सीजीएस में चेंज करना होगा, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा आप वैसा चेंज करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 एम जो था हमारा यहाँ पर ये था 50 डिवाइडेड बाई हमको करना था 1000। ये जो मैंने प्रोसेस किया किस लिए, केजी में चेंज करने के लिए, और ये है मीटर का स्क्वायर। ये मीटर का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। क्लियर बात है। यहाँ से 1 2 3 शून्य 1 2 3 शून्य कट जाएगा। यहाँ से आप 2 से कटा सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 25। दिस मच इज इक्वल्स टू 1 0 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 250। तो 250 ये आंसर किस में आया हमारा, जूल में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 250 जूल। जूल में क्यों आया, क्योंकि हमारा ये सारा चीज़ एसआई में था, और एसआई में ऊर्जा की इकाई जो होता है एसआई सिस्टम पे वो होता है जूल, इसलिए हाँ आंसर आया हमारा जूल। सिर्फ फॉर्मूला बस पता होने से काम नहीं बनेगा, आपको इसके यूनिट सिस्टम के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, जिसका वीडियो अपलोडेड है और आप सब ने अच्छे से देखा हुआ है, मुझे पता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घोड़ा और एक कुत्ता एक ही गति पर दौड़ रहा है, मतलब दोनों का वेलोसिटी जो है वो दोनों का बराबर है। उनकी गतिज ऊर्जा में अनुपात की गणना कीजिए। किसकी, गतिज ऊर्जा की, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है ये भी। यदि घोड़े का भार ये है, उसका मास कुत्ते से 10 गुना अधिक है, मतलब मैं ये बात करूं कि मान लीजिए सॉरी मास की बात कर रहे हैं, तो एम हॉर्स की मैं बात करूं और ये मैं डॉग की बात करूं। क्लियर है। तो बराबर कब होगा, इसके 10 गुना, कुत्ते के 10 गुना, मतलब सामने मैं लगा दूंगा 10। तो यदि मैं उसके मास की तुलना करूं तो घोड़े का जो है वो कुत्ते के मास के 10 गुना है। बात समझ में आ रही है। दूसरा चीज, स्टार्टिंग कंडीशन क्या बोला था, दोनों का वेलोसिटी जो है वो सेम है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, दोनों के काइनेटिक एनर्जी का अनुपात। काइनेटिक एनर्जी हॉर्स का और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग, इन दोनों का अनुपात मुझे याद करना है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। एक बात आप समझिए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है। यदि वेलोसिटी सेम है तो ये किस पर निर्भर करेगा, केवल और केवल द्रव्यमान पे। तो द्रव्यमान जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब आप इस केस में सिंपली क्या कह सकते हो, यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी हॉर्स का होगा 10 और इसका होगा 1, मतलब 10⁻1। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है आपका हाफ ऑफ mv²। आपको निकालना है हॉर्स का काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स यदि मुझे घोड़े का चाहिए तो मैं लिखूंगा 1/2। मास है मेरा ये 10 गुना किसका, डॉग का, और इसका वेलोसिटी है vh का स्क्वायर। ये हॉर्स के लिए हो गया। लेकिन यहीं पे मैं काइनेटिक एनर्जी बात करूं डॉग का तो हो जाएगा 1/2। डॉग का मास कितना है हमारा, md ही होगा, इनटू उसका वेलोसिटी vd²। यदि दोनों का अनुपात चाहिए मतलब मैं दोनों को भाग दे दूंगा, हाफ और हाफ कट गया, md कट गया, vd, और ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये vh और vd बराबर है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। तो बचा क्या, ऊपर में 10 और नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1। तो दिस मच इज इक्वल्स टू 10/1, मतलब 10⁻1, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। एक 200 ग्राम की गोली की गतिज ऊर्जा, ये मास दे दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा दे दिया हुआ है आपका, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, सॉरी गतिज ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ पे आएगा गोली की गति ज्ञात कीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी पूछेगा। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यूनिट सिस्टम क्या दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है। जूल में है, इसका मतलब ये क्या है हमारा एसआई या फिर स्टैंडर्ड सिस्टम में दिया हुआ है, एमकेएस में दिया हुआ है, लेकिन इसका यूनिट दिया हुआ है ग्राम, और ये है हमारा सीजीएस सिस्टम। तो दोनों को पहले बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए मास को आप, ये जो 200 ग्राम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200/1000, तो इससे किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में, और किलोग्राम किसका यूनिट है, एमकेएस सिस्टम में है, मास का एमकेएस यूनिट है, और ये भी हमारा एसआई या एमकेएस में ही तो दिया हुआ है। तो हमारा मास को चेंज करना जरूरी था, ये हमने कर लिया। अब हमको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी का मान मुझे पहले से ही 100 जूल दिया हुआ है, बराबर 1/2। मास हमारा दिया हुआ है 200/1000 किलोग्राम में, और
वेलोसिटी का वर्ग हमें ज्ञात करना है। क्लियर बात है। पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ से ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा तो बचेगा केवल 10, ये 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 जूल। क्लियर है। दिस मच इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। v स्क्वायर निकालना है, मतलब दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √1000। यही होगा, और आंसर किस में आएगा हमारा, मीटर पर सेकंड पे। मीटर पर सेकंड में क्यों आएगा, क्योंकि वेग का SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है। 1030 का वर्ग आपको मिलता है 900, और 32 का वर्ग मिलता है आपको 1024, और ये क्या 1000 है, मतलब 32 से कम होगा, तो लगभग v का आंसर v इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 31.5 या फिर 6 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक का वीडियो है, आपने देखा हुआ है, तो या तो आप उससे निकाल लो, या तो जैसे मैंने अभी अंदाज़ा लगाया कि 30 का होता है 900 जो कि इससे छोटा है, उसके आगे हम देखते हैं 32 का, तो 32 का होता है 1024, 1024 होता है, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि लगभग ये 31.56 के आसपास में होगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द बॉडी, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। मास दिया हुआ है 100 ग्राम, अलाउ टू फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, ये हमको दे दिया है h, ये हमको दिया हुआ है मास, हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है ये, जिसका मास हमें दे दिया हुआ है 100 ग्राम, यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, और इसका हाइट है 10 मीटर। इस 10 मीटर हाइट से ये नीचे गिरता है, ये हमारा ज़मीन है, सतह है। तो इस जब सतह में यहाँ जब पहुँचेगा तो यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। क्लियर। तो आप सबको सबसे पहले पता है कि अभी इसकी स्थिति क्या है, ये ज़मीन से ऊपर की ओर है, ऊपर में है। जब भी कभी ऊपर में होगा, पोजीशन के कारण उसमें लगता है पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है mgh। इतना आप जानते हैं। m का वैल्यू देखिए कितना दिया, 100 ग्राम में दिया है, इसलिए मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ ताकि वो मुझे मिल जाए kg में। दूसरा चीज़, g का वैल्यू 9.81 होता है, मैं लगभग 10 मान लेता हूँ इसको, और वो है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि ये वेग है, ये त्वरण है, इसलिए स्क्वायर होता है। इनटू हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। क्लियर। ये भी हमारा SI सिस्टम पे, ये भी SI सिस्टम पे, ये भी SI सिस्टम पे है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा 1 2 3 0, 1 2 और ये 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10, और सारा m के सिस्टम में है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा जूल में। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो गया, 10 जूल। बात क्लियर है आपको। स्थितिज ऊर्जा आया हमारा 10 जूल के बराबर, और मैंने आपको बताया था कि जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो होता है, वही लास्ट मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो लगभग बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, कब, जब फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है उसको हम लगभग या नेग्लिजिबल मान ले, या फिर लगभग 0 के बराबर मानते हैं। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, यहाँ पे हमको जब तक कि फ्रिक्शन ना बोला जाए तब तक हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, और इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बराबर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान पे रखना है आपको। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गया था 10 जूल, तो इस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सो दिस मच इज इक्वल्स टू 10 जूल, क्योंकि यही तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है। तो आंसर हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, 10 जूल। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में चेंज क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि 1/2 mv² ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम देखते हैं हमको यहाँ पे तो वेग नहीं मिल रहा है, फिर हम ये कैसे लगाएं, दिक्कत हो जाता। बात समझ में आ रही है। या फिर आप अगर ऐसे नहीं लगा रहे हैं तो दूसरा तरीका फिर कैसे करेंगे, अगर आपको इसी फॉर्मूले से बनाना है तो इस फॉर्मूले से बनाने के लिए आपको पता है कि देखिए स्टार्टिंग कंडीशन पे, ये तो था हमारा पहला तरीका। दूसरा मैं बात करूं तब की कंडीशंस पे क्या है कि ये स्टार्टिंग कंडीशन पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे तो ये रुका हुआ है, तो यहाँ पे इसका वेग कितना होगा, u 0 होगा। क्लियर। ये नीचे जब पहुंच रहा होगा तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, यही जो होगा। क्लियर। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर। तो आपको पता है एक फॉर्मूला, और वो ये है कि v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ऐसा तो आपने पढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ये आप जानते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है जो कि है उसका 0, तो फाइनल वेलोसिटी v² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2as 2a। मतलब यहाँ पे क्या, जब नीचे गिर रहा होता है तो
त्वरण को हम क्या लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं, इस ए की जगह हम क्या लेते हैं, जी। क्लियर बात है। इक्वेशन ऑफ मोशन का वीडियो अपलोडेड है, आपको ये सारा चीज़ पता होगा। तो इस ए की जगह पे हम जी ले लेते हैं और वो हो जाएगा हमारा 10, और दोनों के बीच की दूरी एस मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी कितना है, 10। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमको कितना मिल गया, 200 मीटर पर सेकेंड। ये होता है वेलोसिटी का, चूंकि स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, तो ये हो गया वी स्क्वायर। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। बराबर 1/2 मास हमको कितना दिया हुआ था, 100 ग्राम, ये हो गया 100 और बटे में आ जाएगा 1000 किलोग्राम करने के लिए, और वी स्क्वायर का मान ये हमको दिया हुआ है 200। यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लें, 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, और इस 2 से आप 20 को कटाओगे तो यह आ जाएगा 10, तो बराबर हो जाएगा 10 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितना आ गया हमारा, 10 जूल। तो ये तो था हमारा दूसरा तरीका कि जिससे आप इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो फिर इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करके, तो वहाँ से भी आ गया हमारा आंसर 10 जूल। तो यही जो लॉजिक है कि हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करना होता है, इसीलिए ही हम उस हर जगह पे जहाँ हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी भी हमारा ज़्यादा होगा। तो जितने एग्जाम्पल्स, जितने केसेस मैंने आपको बताए, उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। कुछ भी परेशानी है, छोटा सा भी अगर आपको डाउट है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा से खुला हुआ है। टेलीग्राम का लिंक आपके लिए अवेलेबल है, साथ साथ ब्लॉगर का पेज भी है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाना है। उसके अलावा आप चाहें तो हमें FB पे भी, हमारे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हमको खुशी होगा आपकी किसी भी तरीके की समस्याओं को सुलझाने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।